हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप सिंगापुर गए हो और आपकी जर्नी जो होती है वो 2-3 दिन की तो होती नहीं है, लंबी होती है। सिंगापुर एक महंगा देश है, तो आप कैसे वहाँ सरवाइव कर रहे हो, इतने पैसे कहाँ से आए, मतलब कितना महंगा है सिंगापुर। तो कितना महंगा है सिंगापुर, सच में महंगा है कि नहीं है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैंने थाईलैंड के लिए बोला था कि थाईलैंड में हमारा 1 रुपया 2.5 रुपया है, उसके बावजूद थाईलैंड बहुत सस्ता है। मुझे थाईलैंड बहुत सस्ता लगा और सस्ता है भी, ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज के। सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर करेंसी चलती है, जो 61 रुपये समथिंग का आज का रेट है उसका, और वो 2-3 रुपये ऊपर पड़ती है टैक्स वगैरह मिला करके। तो एक तो इसकी वजह से सिंगापुर महंगा है, पर सिर्फ इसकी वजह से नहीं महंगा है, सिंगापुर एक्चुअली में बहुत महंगा है। मतलब इस करेंसी के डिफरेंस के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि सिंगापुर में जो रहने की जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है, उन लोगों के लिए तो ठीक है जो सिंगापुरी डॉलर में कमा रहे हैं, पर अगर कोई टूरिस्ट आया है, कोई बाहर से आया है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सिंगापुर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के रहने की। मतलब सिंगापुर का क्षेत्रफल 35-40 किलोमीटर का है, और यहाँ पर आबादी जो है वो 2 करोड़ के आसपास की है। तो मतलब आपको हर जगह लोग ही लोग दिखेंगे, मकान नहीं दिखेंगे, सब हाई राइज बिल्डिंग दिखेंगी। तो इसलिए वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जैसे मैं सिंगापुर में एक हॉस्टल में रुका, मैं चाइना टाउन में रुका था। सिंगापुर में ज़्यादातर जो इंडियंस रुकते हैं वो मेनली 2 जगह पे रुकते हैं, लिटिल इंडिया और चाइना टाउन। चाइना टाउन में ज़्यादातर चाइनीज़ हैं। चाइना टाउन बिल्कुल चाइना की, आपको लगेगा कि आप चाइना में ही हो। सारे मतलब उनकी जो एक्सटीरियर है वो चाइनीज़ तरीके का है। वहाँ पर जो स्टाफ है ज़्यादातर चाइनीज़ है। चाइनीज़ फूड मिलेगा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे, चाइनीज़ म्यूज़ियम वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। तो चाइना टाउन में मैं रुका था। लिटिल इंडिया में अभी मैं मलेशिया में हूँ, वापसी में जाऊँगा तब रुकूंगा। तो चाइना टाउन रुक सकते हो, लिटिल इंडिया रुक सकते हो। सिंगापुर महंगा है, देखो ऐसा है कि ये जो मैंने बताया लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए वहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वो बहुत हाई हैं। मतलब सोचो, मैं ये प्राइवेट रूम लेकर के जितने रेट में मलेशिया में रह रहा हूँ ना, मलेशिया में कुआलालंपुर में इस वक्त मेरा ये प्राइवेट रूम है, एसी है, 2 बॉटल पानी मिलता है, इलेक्ट्रिक केटल है, फ्रिज है छोटा, डेली हाउसकीपिंग है, टॉवल सोप वगैरह जो होटल्स में मिलता है। पर मैं हॉस्टल्स में वहाँ रहा, ये मेरा पहला हॉस्टल है अपनी ज़िंदगी का, ऐसा पहला हॉस्टल है जिसमें कि मुझे पीने का पानी तक नहीं मिला। बैंकॉक में भी हॉस्टल्स पीने का पानी दे रहा था, पर वो बोतल में भरना अलाउ नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि आप अपना आओ यहाँ पे, चाहे आप 4 गिलास पानी पी लो, पर बोतल में भर के मत लेके जाओ। तो मुझे वो बड़ा स्ट्रेंज लगा। यहाँ के हॉस्टल ने तो एक कदम और आगे की बात कर दी कि पीने का पानी ही नहीं दिया। आपको 1 कप चाय नहीं मिलेगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ टॉयलेट पेपर रोल टॉयलेट में रखे होंगे और कुछ नहीं। इतना महंगा, और चार्ज कितना है इस रूम से भी ज़्यादा। तो और ये सभी हॉस्टल्स की बता रहा हूँ, मतलब ये मैंने सबसे सस्ते वाले एवरेज हॉस्टल्स में से हॉस्टल चुना था। सब कुछ ऑटोमेटेड है, वो आपसे पैसा एडवांस में लेंगे, कोई भी पे एट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं है, कैश का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। आपको सब पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने उनको बोला कि मुझे वापसी में अगर इसी हॉस्टल में रुकना है तो आप मुझे अपना नंबर दे दो, वो कह रहे जी आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा, हम ऐसे कॉल पे बुक नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। मैंने वहाँ पर एक 7-Eleven की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है कि थाईलैंड में भी 7-Eleven है, लाओस में भी है। लाओस में मैंने देखा नहीं, पर आई एम श्योर कि वहाँ भी होगा। थाईलैंड में पूरे में 7-Eleven है, मलेशिया में 7-Eleven है, सिंगापुर में 7-Eleven है। 7-Eleven की खास बात क्या है कि 24 घंटे खुलता है। हालांकि सिंगापुर के अंदर मैंने 1-2 7-Eleven में विजिट किया तो 12 बजे बंद हो चुके थे, 11 बजे के बाद। तो महंगा इतना है कि अगर मेरे को 1 लीटर पानी की बोतल भी लेनी पड़ती थी तो नॉर्मली आप समझ लो $2 $3 से कम की पानी की बोतल नहीं है। अब मैंने $2.90 $2.70 की पानी की बोतल ली है। मतलब आप समझ लो कि 180 रुपये की पानी की बोतल इंडियन रुपीज़ में ये लेनी पड़ रही है। $3-3 की पानी की बोतल हो गई। 7-Eleven से मैंने 2-3 केले खरीदे, तो एक केला मेरे को समझ लो 120 रुपये का, मतलब $2 $1 कुछ सेंट ऐसे पड़ता है। तो मतलब आप समझ लो एक केले की कीमत जो है वो 100 रुपये के आसपास की है। और मतलब डॉलर्स के हिसाब से तो महंगा ही है, पर जो अगर हम कन्वर्जन करें ना कि भी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं भी, इतना डिफरेंस के हिसाब से महंगा होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा महंगा है। हाँ, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा सस्ता है। जैसे मैं एयरपोर्ट से $2.5 के अंदर मैं चाइना टाउन में आ गया, 2 मेट्रो चेंज करके। मैंने एयरपोर्ट पे उतरते ही ना वहाँ पर एक कार्ड है, ईजी
बी हैप्पी कार्ड आप मेट्रो स्टेशन पे बनवा लो, उसमें जितने भी पैसे डलवा लेना वो आपको बाद में रिफंडेबल हो जाएंगे। केवल $5 नहीं होंगे जो उस कार्ड की कॉस्ट है, और वो कार्ड 5 साल तक वैलिड रहेगा। तो आप कभी भी 5 साल में आप आओ या कोई आओ तो आप उसको वो कार्ड दे सकते हो। वो कार्ड की खासियत क्या है कि वो कार्ड आपका मेट्रो में भी चलेगा, वो कार्ड आपका बस में भी चलेगा, वो कार्ड में जो पैसे डले होंगे उससे आप 7-Eleven से भी सामान खरीद सकते हो, और वो इसके अलावा और भी कई जगहों पर चलेगा। मुझे ये 3 जगह का मालूम है, तो इसके अलावा भी वो कई जगह पर कार्ड चलेगा। तो आपको मतलब उसमें आपने डलवा लिए 2-4 हज़ार रुपये, जैसे मैंने $50 डलवाए थे तो मतलब 3,000 रुपये हो गए इंडिया के। 3-3.5 हज़ार रुपये मैंने उसमें डलवाए, $5 उसके कट गए, $45 उसमें पड़े। $2.5 में मैं चाइना टाउन आया, और उसी कार्ड से मैं $4.5 में मलेशिया वाली मैंने बस पकड़ी, कस्टम वाली, और उसी से मैंने 7-Eleven से भी कुछ सामान खरीदा, और अभी भी उस कार्ड में तकरीबन $30 या $25 के आसपास है। तो वो कार्ड मेरे को जहाँ तक ये आइडिया है कि शायद वो मलेशिया के भी 7-Eleven में चलेगा। बी हैप्पी के नाम से कार्ड है वो। तो वो कार्ड बनवा लेना तो आपकी वो टिकट वगैरह खरीदने की बार बार की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और क्या बता सकता हूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर महंगा है, ये बात ठीक है। तो महंगे को कैसे हराना है, मतलब महंगा है ना आपके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा तो आप है ना अपनी लाइफस्टाइल को जी नहीं सकते, मतलब फिर मज़ा नहीं आएगा। हर जगह कंजूसी करते फिरोगे, शौक मारते फिरोगे। तो जब आए हो तो कम से कम आपको चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। तो आप इसमें अपना पर डे का बजट बनाओ। जैसे मेरा $32 का रहने का खर्चा था हॉस्टल्स के अंदर। रूम लेने जाओगे तो $100, $150, $200 ऐसे, $250, फिर उसके ऊपर तो जितना मर्जी चले जाओ। पर मिनिमम आपका एक दिन का, अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो, सोलो ट्रैवलर हो या हॉस्टल में रहना चाहते हो, बजट ट्रैवलर हो, तो भी आप $30-35 तो रहने का खर्चा मिनिमम मान के चलना। तो $35 आपका रहने का खर्चा हो गया। एक वक्त का खाना जो था मेरा, मतलब मैं बहुत कम फूड खाता हूँ, और तो भी मेरा जो खाने का खर्चा एक वक्त का कम से कम $10 से $12 या $15 आता था। तो $35 वो मान लो, $15 ये मान लो, $50। अब ये एक वक्त का है। अच्छा, मैं खाना सिर्फ एक ही वक्त खाता हूँ, एक वक्त में हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह खाता हूँ। तो मोटा मोटा आप अगर ये लगा लो तो $50 ये हो गए, और $15 आप और एक्स्ट्रा लगा लो। फिर आप पानी वगैरह पियोगे, बस का खर्चा वगैरह, मतलब टोटल करके आपको एक बजट बनाना है। मान लो आपका बजट बना $100, जैसे मेरा बजट बना 80 से $100, तो मैंने $100 का मतलब होता है इंडिया के 6,500 रुपये। तो अब आप ये समझ के चलो कि आपने 7,000 रुपये पर डे को काउंट करके चलना है कि यार अगर मैं सिंगापुर में 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को 70,000 रुपये चाहिए। अगर मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 35,000 रुपये चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब आप पर डे आराम से अपना रहोगे, फिर आपके ऊपर वो महंगा हावी नहीं होगा। शॉपिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें इसके अलावा है, जो भी आपका आना जाने की टिकट है, मैं केवल आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा लो आप, और आपका खाने का खर्चा और रहने का खर्चा, ये 3 खर्चा बता रहा हूँ। तो इसको अगर आपने बजट बना लिया, शॉपिंग के लिए आप अलग से अपना जो भी 5, 10, 20, 50 हज़ार लाना चाहते हो वो लाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। कसिनो आना चाहते हो तो उसका भी अलग से बजट बना के जाओ। तो मेरे ख्याल से सिंगापुर, ख्याल से क्या, मेरे को मालूम है कि सिंगापुर वाकई में महंगा है। अगर आप कंपेयर करो थाईलैंड से तो बहुत ही महंगा है। और मेरे को ना पर्सनली सिंगापुर ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि सिंगापुर में आप क्या देखोगे, आप लेज़र लाइट शो देख लोगे बे के किनारे, मैं उसके भी वीडियो डाले होंगे। अच्छा, सिंगापुर में एक बहुत अच्छी खास बात क्या लगी कि यहाँ पे ना, मेरे को जहाँ तक मालूम नहीं है, अगर आप इसको चेक करो तो हैप्पी इंडेक्स में बहुत आगे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ना बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा हैं, और बुजुर्ग लोग सब वर्किंग है। मतलब कस्टम इमिग्रेशन के अंदर, एयरपोर्ट पे भी मुझे बहुत बुजुर्ग लोग मिले। हमारे यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग निकल लेते हैं या 4 धाम की यात्राएं कर रहे होते हैं, या जिनको पकड़ के चलाना होता है। इवन मैं कसिनो में गया तो कसिनो में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग प्ले कर रहे थे, उसमें भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ बुजुर्ग थी। ऐसी बुजुर्ग थी जिनको, जो व्हील चेयर पर आकर के खेल रही थी, या जिनको पकड़ के लाया जा रहा था। इतने बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे चल फिर रहे हैं। और यहाँ पर सिंगापुर में आपको एक आम नज़ारा मिल जाएगा, चाइना टाउन के आसपास या और भी सिंगापुर में शाम के टाइम बुजुर्ग लोग अपने अपने कॉम्प्लेक्स में गाने चला के डांस करते हैं। सब बुजुर्ग लोग 1-1, 2-2 घंटे डांस करते हैं, जिंदा दिल है। कहीं पे भी सड़क के किनारे एक स्पीकर लगाएंगे और सब बुजुर्ग लोग आपस में डांस करेंगे वहाँ पे 1-2 घंटा। तो मतलब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। एक तो ये अपनी उम्र से 10-15 साल कम दिखते हैं, जो इनका हेल्दी लाइफस्टाइल है। ऊपर से इनकी एवरेज एज भी हमसे 10-12 साल, 15 साल ज़्यादा है। तो दोनों ही चीज़ें आप देख लो कि मतलब हमें लगेगा कि ये 60 साल का है, एक्चुअली में वो 70-80 साल का होगा। तो ये एक फ़र्क है। तो ये चीज़ें सिंगापुर से सीखने समझने वाली हैं। सेम चीज़ थाईलैंड में भी होती है। साउथ एशियन कंट्री में ज़्यादातर ऐसे ही होता होगा। और
पर सिंगापुर में मतलब मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि मेरे को सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी। यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हो, ठीक है, अब तो इंडिया में भी बन रही है, मेट्रो देखते हो इंडिया में भी ऑलरेडी सेम है, मतलब आप क्या चीज़ देखोगे। और जो नेचर इन्होंने बनाया है, जैसे एयरपोर्ट के आसपास एक गार्डन बनाया है, या जो वो मरीना बे के ऊपर एक गार्डन टाइप बना हुआ है, व्यू पॉइंट है, तो आप व्यू पॉइंट पे कोई पहाड़, नदियाँ, झरने, झील नहीं देखोगे, आपको दूर दूर तक हाई राइज बिल्डिंग ही दिखेंगी। अगर लोग बोलते हैं यार वो व्यू पॉइंट पे जरूर जाना, क्या होगा, वहां से आपको पूरा सिंगापुर दिखेगा। तो सिंगापुर में दिखेगा क्या, ग्रे सिंगापुर ही तो दिखेगा, सीमेंट का सिंगापुर ही तो दिखेगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो दिखेंगी। ऐसा थोड़ी कि मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा होकर के दुनिया को देख रहा हूँ, या मैं कनाडा के किसी ऐसे पॉइंट पे जा करके मैं नेचर देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर आपको नेचर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ हाई राइज बिल्डिंगें मिलेंगी, आर्टिफिशियल नेचर मिलेगा जो इन्होंने खुद उगाया है, डिज़ाइन किया हुआ है, या उसके आगे समुंदर मिलेगा। तो ये मेरा अपना व्यू है। मुझे नहीं मतलब मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे डिस्को पार्टी पब, मेरे को कुछ भी खाना होता है मैं अपना होटल में ले आता हूँ। मुझे भीड़ भड़क्का और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं। हाँ, जिनको ये चीज़ें पसंद है तो उनके लिए ठीक है, जिनको भाई यो हनी सिंह और पार्टी, और क्या पार्टी चलेगी 2 बजे तक, नहीं 4 बजे की पार्टी अभी बाकी है, उस टाइप वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है। 2-4 दिन आए मस्ती करके, ऐसे ही लोग गोवा में आते हैं 2-4 दिन आते हैं मस्ती करते हैं, उनको नेचर वेचर से कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो मतलब अगर गोवा और सिंगापुर में कंपेयर करूं तो मुझे तो लाख दर्जे बेहतर गोवा लगा। कम से कम आप एक जिंदा एनवायरनमेंट के बीच में, तो हालांकि वो भी अब धीरे धीरे मर रहा है, नॉर्थ गोवा है वो भी सब कंक्रीट में बदल रहा है, पर बदलने के बावजूद अभी भी कुछ जान बाकी है। और साउथ गोवा तो वाकई में ही अपने आप में एक वो है। तो चलो, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत रहेगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।